नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जीके जीएस की इस क्लास में एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं राजकुमार साग सम्राट कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं, जो आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस क्लास में हम सीखेंगे भारतीय मिट्टी। इस क्लास में हम भारतीय मिट्टी के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और आपसे निवेदन है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और हमें सपोर्ट करें, अति महान कृपा होगी। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। भारतीय मिट्टी। तो सबसे पहले देखते हैं मृदा की उत्पत्ति, बनी या कैसे बनती है, सारी चीज़ें। मृदा यानी कि मिट्टी। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोल्यूम शब्द से हुई है। तो मृदा की उत्पत्ति किससे हुई है? मृदा शब्द की सोल्यूम शब्द से हुई है, जो लैटिन भाषा का। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, जबकि मिट्टी के बनने की प्रक्रिया को मृदा जनन कहा जाता है। भारतीय मिट्टी को कृषि अनुसंधान के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। तो भारतीय मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहले नंबर पर आती है जलोढ़ या दोमट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नंबर 1 पर आती है, जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी। ठीक है। ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। कैसी है? जलोढ़ या दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है ये। इसमें चूना, पोटास व कार्बनिक तत्व जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चूना, पोटास, कार्बनिक तत्व इसमें कैसे पाए जाते हैं? अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। ये भारत के लगभग 40% भाग पर ये मिट्टी पाई जाती है। ये भारत के लगभग 40% भाग पर ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण हिमालय और तटवर्ती क्षेत्र से निकलने वाली नदियों से होता है। मतलब जो इसका निर्माण है, हिमालय और तटवर्ती क्षेत्रों से नदियां निकलती हैं, उस नदियों से जो मिट्टी आती है और जो गाद आता है बह बह के, उसी से इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। और भी नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। नदियों के डेल्टाई भागों में भी ये जो मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां जो डेल्टा बनाती हैं, वहां पर भी इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसलिए इस मिट्टी को डेल्टाई मिट्टी भी कहा जाता है। इसलिए इस मिट्टी को क्या कहते हैं? डेल्टाई मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है बांगर। ठीक है। बांगर जलोढ़ मिट्टी। इसमें प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। बांगर मिट्टी क्या है? प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। यानी कि खादर को नवीन जलोढ़ कहते हैं, नवीन जलोढ़ को खादर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है। इसमें नाइट्रोजन और जीवाश्म कम मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा किस खाद में होती है? यूरिया में 46%। तो नाइट्रोजन और जीवाश्म इसमें जलोढ़ मिट्टी में या दोमट मिट्टी में कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसे डेल्टाई मिट्टी भी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी। ठीक है। अगली मिट्टी की तरफ चलते हैं। अगला है काली मिट्टी। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन होता है, तो इस मिट्टी, काली मिट्टी में कपास का उत्पादन काफ़ी अच्छी तरह से हो जाता है। तो ये मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार इसीलिए महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में इसीलिए सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। ठीक है। तो काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के लावा के अपक्षयण व अपर्दन से होता है। ज्वालामुखी की जो क्रिया होती है, उससे जो लावा निकलता है, उसी के अपक्षयण व अपर्दन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। लोहे का अधिक अंश पाया जाता है इसमें। लोहे का अधिक अंश पाया जाता है इसमें। इसके कारण इसका रंग काला होता है। इस मिट्टी में लोहे का अधिक अंश भी पाया जाता है, इसके कारण इसका रंग कैसा होता है? काला। ये मिट्टी जो है गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है, जबकि सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। गीली होने पर चिपचिपी और सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं इस मिट्टी में।
ये मिट्टी जो है दरारें पड़ जाती हैं तो इसे स्वतः जिताई या स्वतः कृषि वाली मिट्टी भी कहा जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि इस खेत मिट्टी को जोत दिया गया, तो ये स्वतः जिताई या स्वतः कृषि मिट्टी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इस मिट्टी में नमी धारण करने की बेहतर क्षमता होती है और इसीलिए कपास की खेती सबसे अधिक की जाती है। मतलब ये जो कपास होता है वो उसके लिए नमी की मात्रा कम चाहे हो तभी वो कपास उत्पादन हो सकता है। और ये मिट्टी कपास के लिए बहुत ही सर्वाधिक उपजाऊ है, काली मिट्टी। इसीलिए इसमें क्या होता है, नमी धारण करने की क्षमता होती है, बेहतर क्षमता, और इसीलिए इसमें कपास की खेती काफ़ी अच्छे तरीके से होती है और मोटे अनाज भी इसमें पैदावार होती है। अन्य नाम इस मिट्टी के हैं, कपासी मिट्टी भी इस मिट्टी को कहते हैं, रेंगुर मिट्टी भी इस मिट्टी को कहते हैं और चारनोजम मृदा भी इस मिट्टी को कहा जाता है। अन्य नाम में इसे कपासी मृदा, रेंगुर और चारनोजम मृदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अगली नंबर 3 मृदा है लाल मृदा, यानी कि लाल मिट्टी। इसका निर्माण जो है क्रिस्टलीय रवेदार चट्टानों के अपक्षयण व अपरदन से हुआ है। मतलब जो क्रिस्टली रवेदार जो चट्टान है उनके टूटने फूटने से लाल मिट्टी का जो है क्या हुआ, निर्माण हुआ है। ठीक है, लाल मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा लाल है। इसमें लौह ऑक्साइड एक जो धातु है वो इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है इस मिट्टी में, इसलिए इस मिट्टी का रंग लाल होता है। सतह पर लाल होता है इसका रंग, जो सतह ऊपर जो है इसका रंग लाल होता है और नीचे पीले रंग की होती है मिट्टी। सतह पर इसका रंग लाल होता है और नीचे पीले रंग की होती है। ये कम उपजाऊ मिट्टी है। कम उपजाऊ मिट्टी इसमें मतलब इसमें सब फसलें जो कम हो पाती हैं, इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है ज़्यादा। मुख्यतः ये जो है मुख्यतः प्रायद्वीपीय क्षेत्र तमिलनाडु से लेकर बुंदेलखंड में पाई जाती है। पूर्व में राजमहल से पश्चिमी काठियावाड़ तक भी ये पाई जाती है और कर्नाटक में ये अधिक मात्रा में पाई जाती है लाल मृदा। इसमें फसल की जा सकती है जैसे बाजरा, मूंगफली, आलू के लिए ये फसल अच्छी है। बाजरा, मूंगफली और आलू के लिए लाल मृदा अच्छी है। ठीक है, तो ये हो गई लाल मृदा। अगला है चौथी लैटेराइट मृदा। ठीक है, चौथी मिट्टी कौन सी, लैटेराइट मृदा। तो लैटेराइट मृदा सामान्यतः इसे चारागाह क्षेत्र कहते हैं। जो लैटेराइट मृदा है इसे सामान्यतः क्या कहते हैं, चारागाह क्षेत्र। मतलब यहाँ पर भैंस पोए ज्यादा चरते रहते हैं इस मृदा में, यहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। सबसे पहले इसका अध्ययन जो इस मिट्टी का एफ बुकानन ने किया था। ठीक है, और ये मिट्टी है जहाँ पर पाई जाती वहां पर वर्षा लगभग 200 सेमी से अधिक होती है। जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है उन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है। इस मिट्टी का जो निर्माण है वो चूना और सिलिका के मिलने से होता है। इस मिट्टी का निर्माण किससे होता है, चूना तथा सिलिका के मिलने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। अधिकांशतः यह पूर्वी घाट, अधिकांशतः यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है, अधिकांशतः यह मिट्टी पूर्वी घाट, राजमहल, सतपुड़ा, असम, मेघालय की पहाड़ियों में पाई जाती है, क्योंकि पहाड़ियों पर वर्षा भी अधिक होती है तो वहां पर यह मिट्टी पाई जाती है। इसका रूप जो वो ईंट जैसा होता है। इसका स्वरूप लैटेराइट मिट्टी का रूप कैसा, ईंट जैसा होता है। भीगने पर ये कोमल हो जाती है, सूखने पर कठोर हो जाती है। ठीक है, स्वरूप इसका होता है ईंट जैसा, भीगने पर कोमल, सूखने पर कठोर हो जाती है। ठीक है, ये एक तरह से चारागाह क्षेत्र है, लेकिन अधिक खाद मिलाने पर, इसमें खाद पानी मिलाने से इसमें फसलें की जा सकती हैं, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, काजू, चावल भी फसलों को इसमें उगाया जा सकता है। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी। 4 मिट्टी कंप्लीट होती है। अगली मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी या बनी मिट्टी भी कहते हैं इसकी। पर्वतीय मिट्टी को बनी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो पर्वतीय मिट्टी या बनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये हिमालय की घाटियों पर, जो हिमालय की घाटियां बनी है वहां पर 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग ये मिट्टी पाई जाती है। ये निर्माणाधीन मृदा है, मतलब अभी भी निर्माण हो रहा है, अभी भी वर्तमान में इस मिट्टी का जो निर्माण हो रहा है। ये मिट्टी जो है अभी भी निर्माणाधीन है, मतलब बनती हुई है। इसीलिए इस मिट्टी का अभी तक पूरा अध्ययन नहीं हुआ है, मतलब इसका पूर्ण अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, इसका रंग जो गहरा भूरा होता है। पर्वतीय मिट्टी का रंग कैसा होता है, गहरा भूरा होता है
और ह्यूमस की अधिकता के कारण ये अम्लीय होती है, मतलब इन्हें अम्ल बहुत ज़्यादा इस मिट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए इसे अम्लीय मिट्टी भी कहते हैं। खेती करने पर इसमें अधिक मात्रा में खाद मिलाया जाता है। अगर इसमें कोई खेती करना चाहता है पर्वतीय मिट्टी में तो अधिक मात्रा में खाद मिलानी पड़ेगी। उसके बाद इसमें कुछ फसलें चाय, केसर, सेब आदि भी और फसलें हैं जो इसमें उगाई जा सकती हैं, ठीक है, पर्वतीय मिट्टी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मिट्टी। ये मरुस्थल जो होते हैं, जैसे राजस्थान में थार का मरुस्थल, वैसी मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी या शुष्क मृदा, मतलब सूखी मृदा, जो रेत होता मरुस्थल में बहुत ज्यादा सूखा हुआ, तो शुष्क मृदा भी कहते हैं इसे। मरुस्थलीय मिट्टी का जो विस्तार है वो अरावली पर्वत तथा सिंध घाटी के क्षेत्र, जैसे पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी यूपी और हरियाणा, इस क्षेत्रों में इस मिट्टी का जो विस्तार है, मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार अरावली पर्वत, सिंधु घाटी के क्षेत्र, जैसे पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी यूपी और हरियाणा, इन क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार है। बालू की अधिकता होती है इस मिट्टी में, मैंने बताया था पहले ही कि ये मरुस्थलीय मिट्टी में सर्वाधिक बालू पाई जाती है, और जो कहती सूखी होती शुष्क मिट्टी इसलिए कहते हैं। और बालू की अधिकता के कारण इस मिट्टी को बलुई मृदा भी कह देते हैं, मतलब बलुई मिट्टी भी कहा जाता है इसे, मरुस्थलीय मिट्टी को। घुलनशील लवणों एवं फास्फोरस की मात्रा इसमें अत्यधिक होती है, मतलब अधिक होती है। घुलनशील लवणों और फास्फोरस की मात्रा इस मिट्टी में अधिक होती है। नाइट्रोजन की कमी होती है इस मिट्टी में, नाइट्रोजन की कमी होती है। और दो भागों में इस मिट्टी को बांटा गया है। नंबर 1 लिथोसेलिक मिट्टी और रिगोसेलिक मिट्टी। तो दो भाग लिथोसेलिक और रिगोसेलिक को, इस दो भागों में इस मिट्टी को बांटा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये क्लास लेने के बाद आपको मिट्टी के बारे में कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मिट्टी की क्लास में आपको संपूर्ण जानकारी मैंने रख दी है, ठीक है। क्षारीय मिट्टी रखने की कोशिश भी की है। क्षारीय मिट्टी या लवड़ी मिट्टी, जिसमें क्षार अधिक पाए जाते हैं, या लवण, वो से क्षारीय मिट्टी या लवड़ी मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। इसका विस्तार जो कहाँ कहाँ तक है, क्षारीय मिट्टी राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार तक, इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है, ठीक है, क्षारीय मिट्टी का। इस मिट्टी में सोडियम व मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इसे लवड़ी कहा जाता है, लवड़ी मिट्टी कहा जाता है। सोडियम व मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इस मिट्टी को लवड़ी मिट्टी कहा जाता है। और कैल्शियम व पोटेशियम की अधिकता के कारण इस मिट्टी को क्षारीय मिट्टी कहा जाता है। कैल्शियम और पोटेशियम की अधिकता के कारण इस मिट्टी को क्षारीय मिट्टी कहा जाता है। खेती के लिए ये मिट्टी कैसी अच्छी नहीं है, मतलब इसमें खेती फसलें जो अच्छी नहीं होती, तो खेती के लिए मिट्टी अच्छी नहीं है। अन्य नाम है ये, एक तरह से हमारे यहाँ इसे कहते हैं ऊसर, कहीं कहीं कल्लर, रकार, ऊसर, चापन, कार वैसे कहा जाता है मिट्टी को। क्षारीय मिट्टी होती है, मतलब इसमें कोई फसल उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है। इसके अन्य नाम है जैसे रेह, कल्लर, रकार, ऊसर, चापैन, कार्व, ये क्षारीय मिट्टी के अन्य नाम है, ठीक है। चूना या जिप्सम मिलाकर तथा लवण रोधी फसल लगाकर इस मिट्टी को सुधारा जा सकता है। मतलब इस मिट्टी में अगर कोई फसल उपजाना चाहता है तो इस मिट्टी को पहले सुधारना पड़ेगा। तो इसमें चूना या जिप्सम मिलाई जाए पहले मिट्टी में, तथा लवण रोधी कोई फसल उगाकर इस मिट्टी को सुधारा जा सकता है। फिर इसमें चावल, गन्ना, कपास, गेहूं आदि फसलें उगाई जा सकती है, ठीक है। इस क्लास का अगला और अंतिम क्वेश्चन है 8वां, यानी कि 8वीं मिट्टी दलदली मृदा या जैविक मृदा भी किसे कहते हैं। दलदली मिट्टी या जैविक मिट्टी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, इसका निर्माण जो है नदियों के स्वच्छ जल को समुद्र में मिलने से होता है। या तो इस मिट्टी का निर्माण नदियों के स्वच्छ जल को समुद्र में मिलने से होता है, या फिर किसी डेल्टाई भाग में इस मिट्टी का निर्माण होता है, दलदली मिट्टी का। दलदली मिट्टी का जो क्षेत्र है, ये विस्तार है इसका कहाँ, केरल में है, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में दलदली मिट्टी पाई जाती है, इन 3 क्षेत्रों में, ठीक है। फास्फोरस एवं पोटास की मात्रा कम लेकिन लवण अधिक मात्रा में इसमें पाई जाती है। फास्फोरस और पोटास की मात्रा दलदली मृदा में कम पाई जाती है, लेकिन लवण इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है।
फसल उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। दलदली मृदा है और जैविक मृदा, ये फसल उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छी मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, तो ये भारत की मिट्टियों के प्रकार 8 प्रकार हमने आपको बताए और मिट्टियों के बारे में काफ़ी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की। आप इस क्लास को एक बार लें और अब उसके बाद कमेंट करके हमें बताएं कि आपकी ये क्लास कैसी लगी। हमें कमेंट करके बताएं, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। महान कृपा होगी। कोई भी अश्लील और भद्दा कमेंट ना करें। धन्यवाद।